किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में यहाँ आए हैं तो अपने जो आयोजक साथी हैं उनको बता देना कि भाई हमारा ये मकसद है, हम आप लोगों से इसलिए जुड़ना चाहते हैं और बाकी चीजें जाएं भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट बताना, मतलब उससे बहुत आसानी रहती है हम लोगों को। मतलब ये मालूम रहता है कि असल में हमारे साथ अभी तक कितने लोग जुड़े हैं और कितने लोग इसमें हमारे साथ आगे बढ़कर लड़ाई में योगदान देने वाले हैं। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है और ये लड़ाई भी नहीं है। ये ऐसी लड़ाई है जो बिना लड़े लड़ी जानी है। मुझसे कोई साथी कह रहा था, आपकी क्या योजना है इस लड़ाई को संबंध में? मैंने कहा, मेरी ये योजना है कि मैं लोगों को बिना हथियार उठाए लड़ना सिखा सकूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहा, ऐसे हो सकता है जैसे इन लोगों ने, जिनको दुनिया के लोग सरकार कहते हैं और मैं पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठे गुंडे कहता हूं, इन लोगों की मतलब ये जो पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठे गुंडे हैं, इनकी मदद से इन षड्यंत्रकारियों ने आपको हरा दिया और आपको पता ही नहीं चला। समझ रहे हैं? आप इस टाइम एक युद्ध की स्थिति में हैं। इस वक्त युद्ध की स्थिति में कैसे हैं, इसको समझने के लिए आप एक बार युद्ध को, मतलब जीवन को या अपने समाज को या देश को इस स्थिति में इमेजिन कीजिए कि जब देश युद्ध की स्थिति में होता है तब क्या क्या होता है। युद्ध की स्थिति में होता है जब देश, तो देश के नागरिकों के अधिकार नहीं रहते हैं, सारा ध्यान युद्ध पर होता है। तो जो बीमार हैं वो अपना केयर खुद करें, जिनके झगड़े हो रहे हैं वो अपने मुकदमे खुद निपटाएं, जिनके यहाँ अनाज की कमी है वो अपना अनाज ऐसा करें। सरकारों के नाम पर जो ये लोग बैठे हैं ये यही तो करते हैं ना कि भाई रसद पानी की फौजियों को जरूरत है, गांव से रसद वहां पहुंचाओ, वहां पर लोग मर रहे हैं, अपना खून वहां पहुंचाओ, वहां पर पैसों की जरूरत है, अपना धन वहां पहुंचाओ, यही तो करते हैं ना वो युद्ध में। तो अभी आप लोग अपने जीवन को पूरे रस और आनंद के साथ व्यतीत कर पा रहे हो? नहीं। जैसे युद्ध में ऐसा होता है कि पता नहीं कहां से गोलाबारी हो जाए, पता नहीं कहां से बम आ जाए। अभी दिमाग में रहता है कि पता नहीं कौन से सीसीटीवी कैमरे से चालान कट जाए, पता नहीं कौन से मोड़ पर पुलिस वाला खड़ा मिल जाए, पता नहीं कहां पर लठ लग जाए, पता नहीं कहां पर मुकदमा हो जाए, पता ही नहीं है। मतलब हम गए किसी और काम से थे और होकर कुछ और ही आ जाए। लग रहा है ऐसा? महसूस होता है कि नहीं होता है? ये आपके यहाँ भी हो रहा है, हमारे वहां भी हो रहा है। और ये तो ग्रामीण इलाका है। अगर यहाँ आपको भी महसूस हो रहा है तो सोचो शहरों का क्या हाल होता होगा। शहरों में तो बिल्कुल मुर्दा लोग रहते हैं। शहरों में लोग कौन रहते हैं? जो अपने गांव को छोड़कर भाग गए, हम जैसे लोग। जब गांव में सुविधाएं नहीं थी या गांव में वो चीज नहीं अकल थी उस वक्त ना, अभी हम तैयारी कर रहे हैं उसकी कि वापस अपने जड़ों की ओर मुड़ा जाए। उस वक्त नहीं समझ था। उस टाइम तो ये लगता था कि गांव में ये चीज नहीं है तो गांव में कुछ नहीं रखा है तो भागो शहर की ओर। अब समझ में आया कि ये जो सोच हमको दी गई कि भागो शहर की ओर, ये भी हमारी अपनी नहीं थी, ये भी हमको दी गई थी। अच्छा, पता लगे कि हम जो खा रहे हैं पूरे दिन में, जो हमारा भोजन में इंटेक जो हमारी बॉडी में जा रहा है, पता चले कि उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्योर हो, जो हाइजीनिक हो, जो हमारे शरीर को लाभ देने वाला हो। कभी आप लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा। बाजार में जाकर चेक कीजिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग अपने दुकानों पर जाइए, लोकल दुकानों पर बैठे लोग हैं या फिर कहीं पर भी लोग, मतलब खाने का सामान है। कल हम लोग झारखंड में थे तो वहां से वापस आते समय हम कुछ लोगों के खाने के कुछ सामान देख रहे थे। शहर में जितनी भी दुकानें थी, कस्बे में जितनी भी दुकानें थी, वो सारी दुकानें थी जिनके अंदर जीएमओ का तेल इस्तेमाल हो रहा था। जो गांव के अंदर जो लोग अपना काम कर रहे थे वो अपना खुद का निकाला हुआ यूज कर रहे थे। तो हमने कहा कि ये सरसों का तेल जो तुम निकाल रहे हो ये हमारी अपने खेत की सरसों है, अपने खेत की सरसों है।
फिर तो बीज भी आपका अपना होगा। नहीं, बाजार से लाएंगे, बीज बाजार से लाएंगे। तो बाजार में तो जीएम ही है सरसों। बाजार तो आपको सिंपल सरसों दे ही नहीं रहा है। तो जो बात हम कर रहे थे युद्ध की स्थिति में, आप अपना सारी कमाई भी आप मेरे ख्याल से इन्हीं को दे रहे हो, क्यों जी? मतलब चाहे आप अपनी मर्जी से दे रहे। युद्ध में क्या होता है, जब डिक्लेयर होता है ना युद्ध, उसमें आप अपनी मर्जी से देते हो, और यहां पर आप अपनी मर्जी से नहीं देते हो, यहां आप उनकी मर्जी से देते हो। आप सड़क पर चल रहे हैं, आपसे टोल वसूला जाएगा, बोलेंगे फास्टैग लगाओ। आप बोलेंगे फास्टैग नहीं है, तो बोलेंगे डबल दो। मतलब वो जो पैसा आपसे लिया जा रहा है वो डबल लिया जा रहा है। जो सड़क बनी है वो फर्जी रुपए से बनी है, और जो उसको हम दे रहे हैं टोल, वो अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं। यानी उसको पूरा हम असली कमाई से कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि यार, मैं जब से छोटा हूं तब से देख रहा हूं कि गांव की सड़कें कभी भी पूरी तरह से साफ सुथरी और अच्छे से नहीं बनी है, और जो हाईवे पे जो टोल लगे हैं वो आज तक बंद ही नहीं हुए हैं एक बार चालू होने के बाद। मतलब वो टोल आप जितना मर्जी देते जाइए, उनका नहीं भरेगा। तो वही डर की स्थिति है। आपका खून चूस चूस के वो लोग निकाल रहे हैं, आपकी जेब से पैसा वो लोग निकाल रहे हैं। वही अनिश्चितता का माहौल है। किसी को भी, आप में से किसी को भी ये मालूम नहीं है कि आपके बच्चे के लिए कैसा समाज होने वाला है। पहले जब मैं अपने दादाजी की उम्र के लोगों को देखता हूं, और मैं वो समय याद करता हूं जिस समय में उनसे भेंट थी, हमारे साथ उठते बैठते, हम उनके साथ उठते बैठते थे। उस दौर में मेरे दादाजी बात किया करते कि और कुछ नहीं होगा तो अपने खेत में खा कमा लेगा, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम गांव में सुरक्षित तो है, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम बीमार तो नहीं है। आज भी ये लाइन बोल सकते हो आप अपने बच्चे के लिए? ना ही तो सुरक्षित है, ना ही जीवन का आनंद ले पाएगा, ना ही समाज साथ में खड़ा है। अपराध बढ़ रहे हैं, नशा चारों तरफ गांव को घेरे हुए है, और आपको मतलब एहसास ही नहीं है कि ये सब कुछ आपके ऊपर लादा जा रहा है। नशा आप चाहते हो अपने बच्चों के लिए? नशा आप चाहते हो? कोई और गांव का आदमी चाहता है कि उसका बच्चा भी नशा करे? यहां तक कि नशा बेचने वाला भी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा नशा करे। क्यों? तो कोई चाहता नहीं है कि नशा हो, लेकिन फिर भी है। इसका मतलब ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमसे ये करवाया जा रहा है। तो नशा किस व्यक्ति के थ्रू करवाया जाएगा? या तो जो इस जाल में फंस जाएगा कि भाई तेरे को अगला लॉट तब मिलेगा जब कम से कम 10, 20, 50 कस्टमर दे देगा, या तो तब ऐसे, या फिर कोई आदमी गरीबी के अंदर इतना धंस चुका है, कर्जे में इतना धंस चुका है कि उसको ये एहसास दिलाया जाएगा कि तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम इससे निकल नहीं सकते। यानी उसका नाम फिर वो मजबूरी दे देगा। है? एक तो लोग कर रहे हैं, और तीसरे लोग हैं वो नासमझ मक्कार समाज के धोखेबाज लोग, जो इस नशे की तस्करी को पैसे के लिए कर रहे हैं, जिनको मालूम है कि करें कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, हमें कोई मतलब नहीं है, देश लुटता रहे, बर्बाद होता रहे, हमें कोई। तो जिस तरह का समाज हमें चाहिए, वैसा समाज और उसका निर्माण, सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि पूरे देश और दुनिया में उसका निर्माण कौन करेगा। क्योंकि यदि ये समझ में आ गया तो जनता सरकार मोर्चा के लोगों का मकसद आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों को ऐसा लगता है, जो आपके बीच बात करने के लिए आए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये तय है कि आपका थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी जिसे आप बोलते हो, आपका सरपंच, आपके एमएलए, एमपी या सीएम या पीएम या पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के मालिक, वो आएंगे आपके गांव में व्यवस्था बदलने के लिए?
नहीं आएंगे। कोई और दिमाग में हो आपके कि फलाना बंदा आ जाएगा व्यवस्था बदलने के लिए? नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि कोई भी व्यवस्था बदलने के लिए नहीं आएगा। जो समाज सेवी लोग हैं, जिनको हम समाज सेवी कहते हैं, पिछले 15 साल के अंदर एक समाज में एक प्रचलन चला कि एनजीओ खोलने का। पता लगा किसी बंदे को स्कूल से पास आउट हुआ या कॉलेज से पास आउट हुआ, तो उसे पता चला कि एनजीओ खुल जाए ना, और 3 साल तक अगर वो अपनी रिपोर्टिंग देता रहे कि हमने ये काम किया है समाज के लिए, तो उसको फंडिंग मिलनी शुरू हो जाती है सरकार से या बाहर से। तो पहले 3 साल तो वो फंडिंग, 3 साल बाद की फंडिंग के चक्कर में पहले 3 साल तो वो फोटो खिंचाने में और सभाएं करने में, मतलब बस चाहे वो बात कुछ ना बता रहा हो, बस फोटो खींचनी है और उनको अपनी फाइल में लगानी है कि देखो मैं 3 साल से लोगों के बीच जा रहा हूं और आप मुझे फंडिंग दे दीजिए। एक बार फंडिंग आ जाए तो फिर फंडिंग का इस्तेमाल करने के काम, उनका और कोई काम नहीं है। उस पैसे से वो बस पोस्टर बैनर इस चीज के लगाते हैं कि हम समाज सेवी हैं, आपको नए साल की बधाइयां, मकर संक्रांति की बधाइयां, फलाने टिमकाने की बधाइयां, दिवाली की बधाइयां, उसके बैनर पोस्टर उस पैसे से लगते हैं। क्यों जी? मतलब कोई समाज सेवी भी इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी समाज सेवी जो बोर्ड के ऊपर, बैनर के ऊपर अपना नाम समाज सेवी लगाता है, मैंने कोरोना के दौर में एक भी समाज सेवी कोरोना की सच्चाई बताता हुआ नहीं मिला। वैक्सीनेशन के दौर में एक भी आदमी वैक्सीन की सच्चाई नहीं बता रहा था, सब इस प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ा रहे थे। तो इतना पक्का हो गया कि बाहर से कोई नहीं आएगा। ये भी पक्का हो गया कि आज हम युद्ध की स्थिति में हैं। अब आ गया कि पहला अब सवाल आएगा कि कौन करेगा, और दूसरा ये युद्ध हम जीतेंगे कैसे, यानी ये व्यवस्था का परिवर्तन कैसे होगा। ये व्यवस्था का हमारे ऊपर कंट्रोल ही युद्ध की स्थिति है, और इस कंट्रोल को दूर करना ही, अपनी व्यवस्था अपने मुताबिक बनाना ही इस युद्ध से जीतने का मतलब निशान है, निशानदेह यानी निशानी है, उसकी पहचान है कि भाई हम जीत गए। इस बात की पहचान तब होगी जब हमारी व्यवस्था हमारे अकॉर्डिंग होगी, जब हम सुनिश्चित कर लेंगे कि मेरा बच्चा यदि कम नंबर लेकर के आएगा तो भी उसका सम्मान हो सकता है। मेरा बच्चा अगर कोई पेपर पास नहीं करेगा तो उसको कुछ ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, उसके लिए समाज में व्यवस्था है। गला काट किसी प्रतियोगिता के लिए मैंने अपने बच्चे को पैदा नहीं किया है, और मैं अपने बच्चे के लिए गला काट प्रतियोगिता की बजाय, एक दूसरे से कंपटीशन में लगाने की बजाय, मैं एक दूसरे के कोऑपरेशन में रह सके उसकी व्यवस्था बनाऊंगा। यानी किसी के साथ, किसी से आगे भागने की बजाय, सबसे आगे निकलने की बजाय सबके साथ मिलकर चलने वाली व्यवस्था बन जाए, ये मेरा प्रायोरिटी है। और यदि आपकी भी ऐसी प्रायोरिटी है, और अगर आपको भी ये लगता है कि इस युद्ध से निकलने का रास्ता ये है कि हम सह अस्तित्व में कैसे रह पाए, कि मैं भी सम्मान से जी पाऊं और आप भी सम्मान से जी पाऊं, उसके लिए ये जरूरी है कि हम इस पूरी व्यवस्था को समझ सकें। उसके लिए जरूरी है कि इस व्यवस्था के अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको जान सकें, क्योंकि जब वो व्यवस्था की कमियां समझ में आएंगी, इस व्यवस्था को बनाने वाले लोगों का षड्यंत्र समझ में आएगा, उनका लाभ समझ में आएगा। कोई आपको कह देगा कि भाई, जैसे एक सवाल है, किसी को क्या फायदा है अपने देश की जनता को मार के, राजा को क्या फायदा होगा? कोई नेता, कोई मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलने लगे कि भाई वैक्सीनेशन का तो दौर उसी ने चलाया था, जबरदस्ती इलाज भी वही कर रहा था। अब असल में तो वो पक्का इलाज करना चाह रहा था आपका, है? हमें लग रहा था वो हमारा अच्छा इलाज करना चाह रहा है। तो वो जो लोग थे वो बोले कि ऐसा क्यों करना चाहेगा कोई भी पीएम पूरी दुनिया में? मैंने कहा उसके 2-3 कारण हैं। जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाला जबरदस्ती आपको घरों में कैद कर रहा था, पुलिस वाला आपको जबरदस्ती वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहा था, जहां भी जा रहे थे आपसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांग रहा था, यही कर रहा था पुलिस वाला, है ना? लेकिन पुलिस वाले को उस वैक्सीन की सच्चाई का तो नहीं पता था। अगर उसे पता होता तो क्या वो ऐसा करता?
बताओ आप। अच्छा, उसको जिस किसी ने बता भी दिया, मान लो हमें बता दिया, हमने बताया किसी को, तो पुलिस वाले का जवाब एक ही था, भाई हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आंगनबाड़ी आशा वर्कर कोई भी थे, वो बोले हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और उसके दिमाग में भी यही सवाल आता था कि कोई ऐसा क्यों करेगा। इसका मतलब आपके एमएलए को भी नहीं पता था, एमपी को भी नहीं पता था, यहां तक कि मैं आपको बताऊं हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। देखो, अभी यहां सामने एक स्कूल के अंदर, ये जो सीएम स्कूल है, यहां पर अभी अभी एक ट्रेनिंग चल रही है पुलिस वालों की। क्लास में बैठे हैं वो, और उन सामने कोई उनको पढ़ा रहा है। उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ने का उनके पास समय नहीं है पुलिस वालों के पास, लोकल थाना प्रभारियों के पास। एक आदमी दिल्ली से आएगा, वो आकर उनको ज्ञान झाड़ जाएगा, और पुलिस वाले उसी को परम ज्ञान मान के बैठ जाएंगे। ऐसे ही होता है। फिर ऐसे ही डॉक्टर्स के केस में होता है। डॉक्टर को भी एक कॉन्फ्रेंस होएगी, उस कॉन्फ्रेंस में नए नए रिसर्च पेपर डाले जाएंगे, वो रिसर्च पेपर पढ़ दिए जाएंगे, वो रिसर्च पेपर जो कहते हैं वही वो मान लेंगे, और उसी के हिसाब से अगली चिकित्सा पद्धति चालू हो जाएगी। यही काम कोरोना के केस में हुआ। हमारे चंडीगढ़ के मतलब जो इंचार्ज थे, मैं पूरा एग्जैक्ट डेजिग्नेशन नहीं बता रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि फिर तो सबको मालूम पड़ जाएगा। उन्होंने मुझे मना किया है कि मेरा नाम मीडिया में ना दिया जाए। बहुत बड़ी पोस्ट पे जो कोरोना का पूरा मैनेजमेंट को संभाल रहे थे और उस पर समझ रहे थे, वो ये बोले कि डॉक्टर साहब, जब मैं जेल से बाहर आया, बाहर आने के बाद जब हम बैठे थे तो मेरे पास कोई एक आदमी आया, उसने अपने फोन दिया, बोला जी डॉक्टर फलाना फलाना बात करना चाहते हैं। तो मैंने बात की, वो बोले जी मुझे आपसे मिलना है हर हाल में, आप आ सकते हो तो आप आ जाइए, मुझे बुलाना है तो मैं, नहीं तो मुझे आपसे मिलना। तो मैंने सोचा इतना बड़ा डॉक्टर है, तो मैंने कहा मैं आऊंगा, आप क्यों चिंता करते हो, मैं आता हूं आपके पास मिलने। रिटायरमेंट उन्होंने वीआरएस ले लिया था वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद। मुझे बोला, मतलब जाते ही उन्होंने सबसे पहले तो ऐसे बिहेव किया जैसे कि मतलब वो भागे चरण स्पर्श करने के लिए। फिर मुझे बोला कि मैंने कहा जी आप रिटायर्ड आदमी, मेरे पिताजी की उम्र से मतलब बड़े दिखाई दे रहे हैं, इतना मेहनत आपने दिया है, तो आप ऐसा क्यों करते हो। वो बोले कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इतने लोगों को सच बताया, इतने नेताओं को सच बताया, इतने समाज सेवियों को सच बताया कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूं, मैं बोलूंगा तो मेरी सारी ग्रेजुटी, मेरे सारा रिटायरमेंट, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम कुछ बोल लो, लोगों को बचा लो। कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, और अचानक से आप सामने आए, और मतलब मुझे आप इस तरह से खड़े हुए जिसे आप बोल रहे थे, जिस तरह से आप आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, मतलब मुझे लगा कि कैसे कोई आदमी ऐसे निकल के इतना साहस पूर्वक कोई कर रहा है जिसको पीछे से कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ये ऐसा कैसे हो गया। मैंने बताया कि आप लोगों को मालूम है, मुझे उन्होंने ये बताया कि मैं पीजीआई चंडीगढ़ में कार्यरत हूं, और उनकी फैमिली का एक और आदमी, बताता नहीं कौन है, ठीक है, बेटा है कि बेटी है कि भाई है क्या है, बिल्कुल ब्लड रिलेशन में, बोला रोज बैठकर चर्चा होती है हकीकत के ऊपर, लेकिन फैमिली का वो पर्सन जो कि नया नया एमबीबीएस करके एमडी करके पीजीआई में डॉक्टर लगे हैं, वो भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। वो भी कह रहा है कि सिर्फ तुम ही इंटेलिजेंट थोड़ी ना हो, ये इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, ये इतने साइंटिस्ट, ये इतनी सरकार, ये सारे एमपी, एमएलए, सीएम और डब्ल्यूएचओ के सारे साइंटिस्ट, ये पागल हैं क्या। वो भी नहीं माना, और उसने भी वैक्सीन लगवा ली। और मैं रो रहा हूं बैठ करके कि मेरे होते हुए, इतना सच पता होते हुए भी ये मान नहीं रहे। तो मुझे ये समझ में आया कि दो फैक्टर हैं कि जब सरकार में बैठे लोग, चाहे नेता हो, सीएम हो, पीएम हो, उन्होंने ये किया। पहला फैक्टर है कि उनको मालूम नहीं था कि वो देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं,
और दूसरा फैक्टर है वो जानबूझ कर रहे थे, उनको पता है, उन्होंने खुद नहीं लगवाया, खुद लगाने का ड्रामा किया। यही है ना, दो ही फैक्टर है ना भाई, या तो जानबूझ के किया या फिर उनको मालूम नहीं था, अनजाने में हुआ। तो हम चिल्ला रहे हैं 1 साल से, हम बोल रहे हैं 1 साल से कि हरामखोर लोगों बता तो दो कि तुमने अनजाने में किया है कि जानबूझ के किया है, या तो देश को यह कह दो कि हमने किया है। लेकिन इतनी कहने की हिम्मत नहीं है। अभी इलेक्शन हुए, वैक्सीन के सर्टिफिकेट से फोटो हटवा ली, इसका मतलब ये मान गए कि हमने को जानबूझ के किया है। ये तो मान गया ना, पीएम प्राइम मिनिस्टर ने ये तो मान लिया, सिर्फ बोला नहीं अपने मुंह से, ये तो मान लिया कि देश के साथ गद्दारी कर ली, देश के लोगों से गद्दारी कर गया। ये मानने के बाद अब आता है कि अगर वो अनजाने में हुआ है तो इतनी चीजों पे माफी मांग ली, किसान कानूनों पे माफी मांग ली, इस पे और मांग लेगा तो क्या बुरा हो जाएगा। और इस देश के लोग तो बेचारे इतने भूले हैं तो माफ कर भी देते हैं। और अगर जानबूझ के किया है तो मुझे लगता है कि फिर वो उसकी बात सही है। उसने कहा था कि 50 दिन में अगर हालात ठीक ना हो, जब नोटबंदी करी थी, जिस चौराहे पर ले जाकर फांसी टांगना हो मुझे टांग देना, जितने जूते मारने हो मार लेना। फिर तो वही करना पड़ेगा उसका, अगर उसने जानबूझकर देश के लोगों के साथ ऐसा किया है तो। लेकिन इससे अगर ये हम कर भी देंगे, क्या इससे वो चीजें रिवर्स हो जाएंगी, वो वापस स्थिति आ जाएगी जिससे पहले शरीर था वैसा हो जाएगा? नहीं होगा। उन्होंने आपकी गाय को भी नहीं छोड़ा है, आपकी बकरियों को भी नहीं छोड़ा है। अभी जब आ रहे थे तो नरेंद्र भाई से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा भाई ये लोग अभी गांव आधारित व्यवस्था यहाँ बची हुई है, लेकिन इन्होंने इनकी गाय छोड़ी नहीं है, उसके अंदर भी केमिकल डाल दिया इंजेक्शन के जरिए। बकरियों को नहीं छोड़ा, मुर्गियों को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं वो। कभी किसी के अनाज में, किसी के भोजन में, किसी के खेत में, किसी के डंगरों में, किसी के शरीर में डायरेक्टली कुछ ना कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं। इतनी क्या जबरदस्ती, इतनी क्या जल्दबाजी पड़ी है इनको। फिर मुझे ये समझ में आया कि ये व्यवस्था को बचाने की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो मुझे एक बात समझ आई कि ये लड़ाई अगर जीतनी है तो ये लड़ाई आपकी रसोई और आपके खेत से जीती जाएगी। आपकी रसोई, आपका खेत और आपका घर, ये जगह है जो आपको बचाएगा। अब इस लड़ाई, इस व्यवस्था से कैसे जीतोगे, कैसे लड़ोगे, ये समझना है। तो मोटे तौर पर आपको इसका प्रीव्यू समझ में आना चाहिए। मोटे तौर की बात यह है साथियों कि बीज अपना हो, बीज अपना हो, पानी अपना हो, खेत अपना हो, उसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक और औजार अपने हो। अपने इन द सेंस या तो आपके हो खुद के बनाए हुए, या आपके गांव में किसी के बनाए हुए। समझ रहे हैं बात? यदि उस तकनीक का लाभ किसी बाहर के व्यक्ति को मिल रहा है तो वो बाहर का व्यक्ति आपके गांव और आपके घर के किसी व्यक्ति को उस लाभ का एक हिस्सा दे देगा, और उस हिस्से के बदले वो फिर राजनीति में जाकर वैसी ही नीतियां बना देगा कि आप उन्हीं का सामान इस्तेमाल करते रहो। तो फिर सारा गांव मिल करके उन्हीं को मजबूत करता रहेगा। दो ही चीजें मजबूत होंगी, या बाजार या ये सरकार। क्यों जी? बाजार सरकार को मजबूत करेगा, सरकार बाजार को मजबूत करेगी, और वो दोनों एक दूसरे को मजबूत करते रहेंगे और हम नीचे से खाली होते जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात कोई अंग्रेजी में नहीं बोल रहा, बहुत सीधी सी बात है ये कि एक तो तरीका है हम सारे लोग एक दूसरे को मजबूत करते रहें। मेरी कमाई का एक हिस्सा मेरे गांव के ही किसी व्यक्ति को जाए, उसकी कमाई का हिस्सा भी गांव के, जो भी वो खा रहा है तो अपने किसान का खाएगा, बाजार से नहीं लेकर आएगा, कोटे से नहीं लेगा। पहन रहा है तो उसमें कपास अपने गांव वाले की होगी, कपड़ा अपने हाथ से बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अपने ही गांव में बनाया होगा तो। भाई कपास और कपड़ा तो चीजें चाहिए,
उसके लिए आपको चरखा बनाना है या दूसरी कोई चीज बनानी है लकड़ी से, तो अपने ही गांव का बड़ा ही होगा। क्यों? अपने को अपना हल बनाना है, अपना चारा काटने की मशीन बनानी है, जैसा बनानी, मोटर अपने हाथ से अगर हम लोग बांधे, एक तो अपने हाथ से बांधे, कंपनियों के लेकर आए, फर्क है ना। ऐसा क्या है कि जिसको तुम 75 साल आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर मना रहे हो और पूरे देश के पास 75 साल में एक टेक्नोलॉजी भी नहीं है, एक सिंगल टेक्नोलॉजी भी नहीं है आपके पास। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, हमारे पुरखे ये कहते थे कि ये टेक्नोलॉजी से पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये जो बाहर आवाज आ रही है ना, बाइक की, दूसरी चीजों की, कारों की, एक बार आप एक सोचो, आप अपने आसपास इधर एक कार चल रही हो, इधर एक बस चल रही हो, इधर एक बाइक चल रही हो, उन तीनों की आवाज को इमेजिन करो आंख बंद करके। क्या मन शांत रह पाएगा? वो फ्रीक्वेंसी जो आपके दिमाग को कचोटेगी। क्यों? और फिर तीनों को बोल दो हॉर्न भी बजा दो एक बारी, हैं? और बार बार बजाते रहो। ये क्या सिर्फ आपको डिस्टर्ब कर रही है? आप इतनी बड़ी एग्जिस्टेंस का हिस्सा हैं। धरती को हम माता कहते हैं और हम कहते हैं ये जिंदा है। अगर ये जिंदा है तो वो डिस्टरबेंस इसको भी तो हो रही होगी। वो जो आपके आसपास पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको भी तो वो वाइब्रेशंस परेशान कर रही होगी। वो सारी चीजें हर जीव को प्रभावित कर रही हैं और कमाल की बात है कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट कुछ भी नहीं है। इनको बनाने के लिए जितना रबड़, प्लास्टिक, लोहा या जितना निकल, अलॉय और चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन सब के लिए भी पहाड़ काटे जाते हैं। पहाड़ काटने के लिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है और मशीनों का और आवाज का, बड़ी ऐसे करके मशीनें चलती है ना, मतलब वो वाइब्रेशन कितनी कैसे लगती होंगी सीधे दिमाग के अंदर, उसको इमेजिन करके देखिए। उसको केवल शांत दिमाग का आदमी समझ पाएगा कि पहाड़ में, पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, मैं जब पहाड़ों में जाता था 20-25 साल पहले शुरू किया मैंने, जब पहाड़ों में जाना शुरू किया, उस वक्त बड़े जेन्युइन और गजब के लोग पहाड़ों में रहते थे। बाद में ये पॉलिटिकल पार्टियां जब गांव-गांव घुस गई और अपने गांव के सरपंच के चुनाव में भी पार्टियों को समर्थित लोग जब जाने लगे, तब कचरा हुआ सारा। लेकिन उस वक्त जब पहाड़ों में गए ना, तो आवाज लगाते थे, दूर खड़े किसी साथी को जोर से आवाज लगाते तो पहाड़ पे वो आवाज गूंजती थी। तो वो जो बुजुर्ग थे, मुझे याद है एक बार उस बुजुर्ग ने मुझे आवाज लगाई, बेटा बेटा, मतलब दूर थे वो, मुझे सुनाई दे गया। मैंने कहा हाँ जी। ऐसे करके उन्होंने हाथ किया, मैं उनके पास गया, मैं कहा पहाड़ पर जोर से नहीं बोला करते, यहाँ देवता निवास करते हैं, यहाँ चिल्लाना नहीं होता, आप आराम से बोलेंगे तो भी सुन लेगा देवता। मैं बोला, अब मैं इसको, उस वक्त तो जैसे नए नए बच्चे थे, नौजवान थे, हमें लगा कि क्या बुरा मजाक कर रहा है यार। ओवर द टाइम वो रियलाइज हुआ हमको कि वो उन्होंने क्यों कहा था। फिर मैंने कई लोगों की जबान से सुना कि पहाड़ पर तेज आवाज में बोला नहीं करते। बाद में दादा से भी सुना मैंने कि जोर से नहीं बोला करते। मैंने कहा ये बात मैंने वहां के बुजुर्ग से भी सुनी थी, ये मैं अपने गांव में अपने दादा की जबान से कि ज्यादा जोर से नहीं बोला। जोर से क्यों नहीं बोला करते? कहते जोर से जब बोलते हैं ना तो दिमाग का भी स्ट्रक्चर हिलता है। फ्रीक्वेंसी शब्द तो कहाँ आते थे उनको, तो उन्होंने कहा दिमाग का अंदर का सिस्टम हिलता है जोर से बोलने से। अभी हिलता है, अब पता लगेगा, अब पता लगा कि ये सब चीजें हिलती हैं जोर से बोलने से। तो वो जो पहाड़ पे जो इतना पीस और जो देवता का निवास है, उसको आप हिलाने की कोशिश करते हो जोर से बोलने से। और बोलने का ये खेल है, अगर इसका थोड़ा धुम धुम वाला स्पीकर लगा दो और सामने पानी रख दो तो पानी ऐसे हिलेगा। आवाज के अंदर चीजों को हिलाने की, चीजों को मूव करने की कैपेसिटी होती है। उसी कैपेसिटी के चलते हमें सुनाई देता है, क्योंकि अंदर का जो ड्रम है उसको वो आवाज की तरंगे वो हिलाती हैं। तो तब मुझे ये समझ में आया कि हमारे पुरखे जो हैं वो पर्यावरण के प्रति कितने संजीदा रहे होंगे, जिन्होंने हर वो पद्धति इजाद की जिसके अंदर पहाड़ काटना ना पड़े, मिट्टी का दोहन ना हो,
मिट्टी के अंदर केमिकल ना जाए, बल्कि मिट्टी में जितना जाए उतना जैविक चीजें जाए। क्यों? उन्होंने एक एक घर में 15-15, 20-20, 25-25 पशुधन पाल के रखे, और इतने पशुधन का सारा गोबर खेत में ही भुगताया करते थे। क्यों? मतलब या तो गोबर घर में जलेगा या फिर खेत में जाएगा, उसमें किसी केमिकल की, यूरिया की जरूरत ही नहीं है। और मुझे तो बाद में जुड़ने के बाद, जैसे कि साथियों से जुड़े जो गाय पर काम कर रहे थे, उनसे जब जुड़ा तब मालूम पड़ा, पहले नहीं समझ में था, कि गाय के पास वो कैपेसिटी है कि वो अपने गोबर में वो सब चीजें, जब वो खेत में चरेगी ना, तो खेत में चर के उसके अंदर का सिस्टम ये देख लेगा कि अभी खेत में किस चीज की कमी होने वाली है, तो वो अंदर ऐसा सिस्टम बनाना चालू कर देगा कि खेत में जिस चीज की कमी है उसके गोबर में वो चीज की अधिकता आनी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि बैलेंस करके रखे। ऐसा होता है। मतलब इतना बढ़िया रिसर्च ऑलरेडी हमारे पुरखों ने कर रखा, और मैं हैरान कि ये नॉलेज हम अगली जनरेशन तक नहीं लेकर जा रहे। अगली जो पीढ़ी है उसको मालूम ही नहीं है। अगले जो बच्चे हैं उनको मोबाइल के अलावा किसी और चीज के बारे में कुछ नहीं पता, और मोबाइल में भी काम का कुछ नहीं पता। रिश्ते खराब हो जाए ठीक कैसे करने हैं, सामान घर में खराब हो जाए ठीक कैसे करना है, अपने जरूरत की चीज कैसे बनानी है, कुछ नहीं पता। तो अब हमारे पास एक मौका है, व्यवस्था ने बिल्कुल गर्दन तक अपने हाथ कस दिए हैं, हमारे रिश्ते तार तार हो चुके हैं, समाज बहुत निचले स्तर पर है, सभी लेवल में, न्याय की लेवल पे भी, मतलब खान पान में भी, चरित्र में भी, और जितनी व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं लगभग ध्वस्त हो चुकी हैं, सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है। वो लोग इस व्यवस्था को ध्वस्त करके अपने मतलब की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि वो जब ध्वस्त हो ये व्यवस्था, तो उनके मतलब की बने या अपने मतलब की बने। तो इस लड़ाई को जीतने का एकमात्र तरीका है कि जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, उसको अच्छे से पहले ईगल आई से, यानी ऊपर से जैसे बाज देखता है ना सारी स्थिति को, पहले उस स्थिति को देखो कि क्या क्या है जो हम उनके कहने से कर रहे हैं। कल का सेशन है वो इसी पर रहेगा आपका, कि सुबह से लेकर रात तक आप नाम लो किसी चीज का, किसी एक्टिविटी का, कि मैं ये काम अपनी मर्जी से करता हूं। हम साबित करेंगे कि ये काम अपनी मर्जी से नहीं करते हो, आप सब कुछ उनकी मर्जी से कर रहे हो, सब कुछ। कैसे आपको पानी पीना है, ये बोतल लाके दे दी, बताओ हमको पीना था हमको लोटे से, और इस बोतल में भी इतना सा सुराख बना दिया। हम कह रहे हैं कि यार उसका सरफेस चौड़ा होना चाहिए, जो चीज पीने वाली चीज है, और उन्होंने इतना पतला कर दिया। मैं भी इसी व्यवस्था में उनके हिसाब से पी रहा हूं, है कि नहीं? क्योंकि इतना बोलना पड़ रहा है। मुझे बोलना नहीं पड़ता तो मुझे गर्म पानी बहुत ज्यादा पीना नहीं पड़ता, गर्म पानी बहुत ज्यादा पीना नहीं पड़ता तो ये बोतल मुझे यूज नहीं करनी पड़ती। फिर मैं अपने घर में थोड़ा सा गर्म किया, जितनी प्यास लगी उतना पानी पी लिया, बात खत्म। लोटे से पी लिया और ऐसे ओक करके पी लिया, पी सकता था बड़े आराम से, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं थी, मुझे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पर मैं भी उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से पी रहा हूं। जो नए नए लफंगे तो नहीं बोलूंगा, लौंडे लपाड़े बोलते हैं, और यूपी वाली भाषा बोलने लगा था, एक ही बात है वैसे। वो जो नए नए आशिकी करते हैं, वो जब जाते हैं जूस पिलाते हैं अपने प्रेमी को, प्रेमिका को जूस की दुकान पर, या वो पिलाते हैं टॉयलेट क्लीनर जिसको वो कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, या फिर कुछ भी पिलाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो उसमें पाइप डाल देंगे और पतला कर देंगे उसको, है ना। और कई बार तो एक ही पाइप के 2 हिस्से बनाते हैं। वो ऐसी पाइप भी आती है कि नीचे से पाइप में आए, आगे से 2 हिस्से बन जाए, एक उधर वाला एक इधर वाला। तो पता चल रहा है कि वो भी उनके हिसाब से पी रहे हैं। इसी तरह से आप कपड़े उनके हिसाब के पहन रहे हो, आप खाना उनके हिसाब का खा रहे हो, खेत में उगाना भी उन्हीं के हिसाब का, खेत गांव में घर में डंगर भी उन्हीं के हिसाब का, आपका व्यवहार भी उन्हीं के हिसाब का, आपके रिश्ते भी उन्हीं के हिसाब से। तो शुरू से लेके आखिर तक आपको बताएंगे कि भाई आप जो जीवन जी रहे हो वो उनके हिसाब का जी रहे हो। आप जो अपनी कमाई दे रहे हो वो सब कंपनियों को दे रहे हो, लगा लो हिसाब।
आप अपनी, जितने लोग बैठे हैं ना, अपनी कमाई का सारा हिस्सा कंपनियों को देते हो, सब कुछ, मतलब कम्युनिकेशन का हो, ट्रैवल करने का हो, खाने पीने का हो, जितना पैसा है सब कंपनियों के पास जा रहा है। तो भाई चाहे आप कितने ही बड़े राजे रजवाड़े रहे हो, चाहे आपके पुरखे कितनी ही जमीन के मालिक रहे हो, यदि आपके घर में, आपके खजाने में कुछ धन जमा नहीं हो रहा है और सिर्फ निकल रहा है, सिर्फ निकल रहा है, तो एक दिन आपका खाली होना तय है। समझ रहे हैं? जब पूरा गांव मिल करके अपनी कमाई सारी की सारी कंपनियों को दे रहा है, तो एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई जल्दी हो जाएगा, कोई देर से हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो पक्का जाएगा। आपका भी, मेरा भी, इनका भी, सबका गांव खाली हो जाएगा। तो एक तरीका है ये है व्यवस्था से हारने का तरीका। व्यवस्था से जीतने का तरीका क्या है कि जो भी एक्टिविटी हमें करनी है, बस उसका लाभ हमारे गांव के किसी व्यक्ति को होना चाहिए। मेरे गांव के व्यक्ति को नहीं हो रहा है, या तो पड़ोस के व्यक्ति को हो, पड़ोस को नहीं होगा तो गांव को हो जाए। उसी से सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक बाध्यता जुड़ती है, उससे क्राइम खत्म होता है। समझ रहे हो ना? उससे क्राइम खत्म होगा जब पूरे गांव की व्यवस्था ऐसी होगी कि चमार का काम लोहार के बिना नहीं चलेगा, लोहार का काम किसान के बिना नहीं चलेगा, किसान का काम इनके बिना नहीं चलेगा। जब पूरे गांव की व्यवस्था ये होगी कि हमारा एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलेगा, तभी तो हम लोग बैठ करके पंचायत में बाध्य हो जाएंगे कि देख लो, अगर तुम ये गलत काम करोगे तो तुमको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। उसी टाइम क्राइम नहीं रुक जाएगा क्या? देखो, नशा बेचोगे तो इनसे व्यापार बंद, फिर वो कहेंगे कर दो बंद, हमको तो 5 किलो अनाज देते हैं गोभी जी, है कि नहीं? कि घर में 4 लोग हैं, कैंसर वाला, केमिकल वाला बेशक देते हो, हम तो खाएंगे भाई उनके वाला, तुम लोग नहीं देते तो ना दो। ये इसीलिए हुआ भाई, ये व्यवस्था तोड़ी गई है योजनाबद्ध तरीके से। एक बार एक योजना आती है जो मेहनतकश मजदूर लोगों को देती है, वो गांव में होती है, 100 दिन का रोजगार होता है, उसका नाम आप लोगों को पता होगा, उसको मनरेगा बोलते हैं। अब कांग्रेस उसकी बड़ाई के गीत गा रही थी, हैं? फिर भांजरेस ने आगे क्या किया, हम सोच रहे थे कि ये भाजपा की सरकार है, लेकिन इसमें तो 144 पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं कांग्रेस के ही निकले, तो भाजपा प्लस कांग्रेस भांजरेस, और वो पहले वाली कांग्रेस जमा भाजपा, वो कांजपा, वो उसको कांजपा बोल देते हैं, इसको भांजरेस बोल देते हैं। दोनों एक ही है, मतलब दोनों में कोई फर्क मैं नहीं मानता, आप लोगों को अलग लगता होगा बेशक, कोई उसके वाला चेला बैठा हो, कोई उसके वाला, तो बुरा मत मानना, ठीक है? मेरी तरफ से दोनों एक ही है। तो जो भांजरेस की सरकार आई, इसमें गोभी जी बोले कि ये लोग ऐसा करके उस मनरेगा के गीत गाते हैं, ये योजना बंद होनी चाहिए। ऊपर से आदेश आ गया बिल गेट्स बाबा का, उन्होंने कहा अरे बेवकूफ गधे, इसी योजना से तो गांव टूटा था, इस योजना से ही तो किसान बर्बाद हुआ था, इसी योजना से तो मजदूर बर्बाद हुआ था, तू कैसे बंद कर देगा इसको? तो अगला भाषण आया, अगले भाषण में क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं इस योजना को बंद नहीं करूंगा, मैं इस योजना को चालू रखूंगा, ताकि जो वो भांजरेस सरकार है उसको ये पता रहे कि तुमने ये काम किया था, और वो और जोरों शोरों से चालू कर दी। अब उस योजना ने समाज कैसे तोड़ा, उसको समझना। जब आपको बिना किए आपकी जेब में पैसा दिया जाए, ध्यान देना, बिना किए पैसा दिया जाए, तो ये मानकर चलिए उस पैसे में वैल्यू भी नहीं है। ये छोटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, वैल्यू नहीं है का मतलब क्या मालूम है? पैसा केवल धन के बदले छापा जा सकता है। तो आप अगर अपना धन देंगे, आरबीआई के पास या सरकार के पास जमा करेंगे,
तो जितना धन आपका जमा होगा उसके बराबर में उतना ही नोट छापेंगे। तो यानी आपके धन के बदले ही आपको नोट मिलेगा, ये तय है। समझ गए बात? अब आपको बिना किए आपको नोट देना है उनको, चाहे वो पेंशन का पैसा है, चाहे वो किसी स्कॉलरशिप का पैसा है, चाहे वो आपको कोई और स्टाइफंड दे रहे हैं उसका पैसा है, चाहे आपको फ्री में अनाज देने का पैसा है, चाहे फ्री में आपको जो कुछ भी वो दे रहे हैं और उसके ऊपर जितना पैसा खर्च हो रहा है, समझ लो उसके बदले वहां धन जमा नहीं हुआ है। जब वहां पर धन जमा नहीं हुआ है और आपको धन मिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी आपको कबाड़ के बदले धन कैसे दे देगा भाई? वो नहीं दे सकता ना। इसका मतलब वो कबाड़ ही दे रहा है, बिना किए जो आपको दे रहा है वो कबाड़ दे रहा है, वो छाप छाप के बस आपको दे रहा है और आपको वो दिख रहा है इसमें ये असली लग रहा है। लेकिन उसकी वजह से जब जरूरत से ज्यादा बिना धन का पैसा नोट छप के आ जाएंगे तो उस नोट की क्रय शक्ति घट जाएगी, क्रय शक्ति घट जाएगी। इसका पता करना हो तो कैसे करना है? एक जमीन ले लो, उस जमीन को आज ले लो आप 10 लाख रुपए की जमीन, थोड़े से टाइम में उस 10 लाख की जमीन का रेट बढ़ जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है 10 दिन में ही बढ़ जाता है, ठीक है? 10 दिन बाद उसे बेच दो, आपने बेच दिया वो 12 लाख का। अब अगले 10 दिन बाद उसी 12 लाख से वही जमीन खरीद के दिखाओ, नहीं ना? यानी रियल एस्टेट में जो पैसा बढ़ता है, किराए का जो पैसा हम खाते हैं, जो रेंटल पैसा था ना, बाप दादा ने कभी मकान दुकान बना दी थी उसका किराया आ रहा है, या ब्याज का पैसा आ रहा है, बाप दादा ने पैसा कमा लिया था ब्याज पे बांट रखा है उसका पैसा आ रहा है, या ये जमीन बेचने वाला, जमीन को मां के बराबर रखा गया है तो मां को बेचने के बाद जो पैसा मिल रहा है, इस रियल एस्टेट में काम करने वाले आदमी का जितना पैसा बढ़ रहा है, जो वैल्यू बढ़ रही है, वो सब हराम का है। हराम का इसलिए क्योंकि उसके बदले में कहीं पर धन जमा नहीं हो रहा है, वो हवा में बढ़ रहा है। क्यों जी? किराया क्या हवा में तो है? किराया हवा में कैसे बनेगा यार? धन के बदले ही छपेगा। तो जो किराए का पैसा है, ब्याज का पैसा है और ये इस तरह से जमीन की वैल्यू बढ़ने का पैसा है, ये सब हराम का पैसा है। हराम का पैसा उसको बोला जाता है जिसके बदले असली धन नहीं होता है। तो इसी तरह से जो फ्री का पैसा है, सरकार से जो स्कॉलरशिप का पैसा है, जो स्टाइफंड का पैसा है, जो पेंशन का पैसा है, वो भी हराम का पैसा है। आप देखिए, बुजुर्गों को जब तक बुढ़ापा पेंशन मिलनी चालू नहीं हुई थी तब तक एक भी केस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जब बच्चों ने अपने माँ बाप की सेवा पैसे या प्रॉपर्टी के लिए किया हो, या किसी बुजुर्ग के अकड़ जो है वो पैसे के लिए नहीं नजर आएगी। क्यों जी? यानी जिसने भी बुढ़ापा पेंशन चालू की है उसको सत्ता वाले लोग लोक नायक कह करके, जन नायक कह करके प्रचारित करेंगे कि इन्होंने बुढ़ापा पेंशन चालू की थी। मैं तो लानत ही भेजूंगा भैया, बेशक गुजर चुका हो। देश में जो पेंशन चालू करने का काम था, वो पहला जो राज्य था वो हरियाणा ही था, या देश भर में चालू किया था। तो जब उस वक्त जो नेता थे जो पूरे देश के, वो देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल, उन्होंने चालू किया था। मतलब बुजुर्गों का सत्यानाश करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चौधरी देवीलाल ने निभाई, परिवार से तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने बुढ़ापा पेंशन चालू करके, क्योंकि वो हराम का पैसा उनको देना चालू किया। हमारे गांव में हराम का पैसा लेने का रिवाज नहीं हुआ करता था उससे पहले। खामखाई का पैसा, जिसकी वजह से बोलेंगे अरे हमारी पेंशन आती है भाई, वो जो, अरे हमने कब बुजुर्गों का ध्यान या उनकी देखभाल जो है वो पैसों के लिए किया यार? हमारी कल्चर में ये नहीं था। हमारा कल्चर खराब करने में बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है। तो जिस भी नेता की, पुराने नेता की, किसी पॉलिटिशियन की फोटो कहीं पर नजर आए तो एक बार रिसर्च करके देखना कि समाज को तोड़ने वाला और समाज का सत्यानाश करने वाला कौन सा काम करके गया था ये, तब आपको पता, उसी की फोटो मिलेगी वहां पर। ये तो जो भगत सिंह जैसे लोगों की फोटो है ना, अब सरकार थोड़ी ना भगत सिंह की फोटो लगा सकती है भाई, सरकार में बैठे लोग नहीं लगा सकते, वो तो लोग, ये समाज के लोग धक्का करके लगा देते हैं। अभी प्लान कर रहे हैं 23 मार्च को भगत सिंह की एक प्रतिमा समालखा के अंदर लग जाए, पानीपत में, एक भी नहीं है,
ये कार्यक्रम 23 मार्च का जो शहीदी दिवस पे कार्यक्रम हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग तो लगा सकते हैं, सरकार तो पूरी कोशिश करेगी कि वो ना लगे, क्यों? तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि वहां पर 35-40 हजार लोग होना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं, क्यों? तो उसके लिए भी तैयारियां चालू करनी है अभी अपने को। क्या अरे इन सबको छोड़िए, पता है सबसे बड़ा बी कौन है? सबसे बड़ा बी है न्यूरोबियन का विटामिन बी। साधारण टैबलेट्स के मुकाबले न्यूरोबियन की लाल पत्ती में है 3 गुना तक विटामिन बी की शक्ति, जो थकान और झंझनाहट से राहत दिलाए। क्यों, समझ गए ना? सबसे बड़ा बी है न्यूरोबियन का विटामिन बी। मोटी बात यह है कि व्यवस्था बनाई है उन लोगों ने, वो जो हम बात मनरेगा पे कर रहे थे उसकी पूरी करता हूं और उसके बाद फिर इस बात को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मनरेगा को खेल को समझना है तो एक बार मनरेगा की टाइमिंग को गौर से देखो। उस वक्त किसान और मजदूर आपस में एक दूसरे के सहभागी हैं। ध्यान से देखना, किसान का कितना कमाल का काम हुआ करता था। किसान कभी अपने लिए नहीं उगाया करता था, है ना? किसान जब उगाता था ना, मुझे भी ध्यान है, एक डेरी ये कुम्हार की है, ये डेरी लोहार की है, ये डेरी नाई की है, ये डेरी हमारे चमार की है, ये हमारे वाल्मीकि का जो घर बटे होते थे, पूरे गांव में जिनके पास जमीन है वो और जिनके पास जमीन नहीं है वो, उनकी कैलकुलेशन करके बटा होता था कि इतने एकड़ पे एक घर। आज भी है, आपके यहाँ है, हमारे वहां नहीं है, अब हमारे वहां चला गया। घर बटे होते थे तो किसान की उस पैदावार में पूरे गांव के हर घर का हिस्सा होता था कि नहीं होता था? जो जिसके पास जमीन नहीं है उसके डंगरों के लिए, उसके पशुधन के लिए भी उसका जो चारा है वो फिक्स होता था। वो जाएगा लेके आएगा, हफ्ते में लेके आए, महीने में, 10 दिन में, उसका जब जिससे जी कर रहा है उधर, जिधर उसका उस दिन उधर घूमने का मन कर रहा था उनके खेत से ले आएगा अपना। तो किसान सिर्फ अपने लिए नहीं पैदा कर रहा है, वो सबके लिए पैदा कर रहा है। सबके लिए पैदा करने के बाद जो बच गया उसको वो मंडी में भेज रहा है शहर के लिए। समझ गए ना? क्योंकि शहरों में भी लोग रहते हैं, वो शहरों के लोगों के लिए, वो मंडी से फिर बाजार में चला जाएगा। सारा अनाज हो, दाल हो, चावल हो, जो भी है उसके पास में, गेहूं हो, जो भी है। इसी तरह से जो दूसरे तबके हैं जिनका मैंने नाम लिया अभी, लोहार भी सिर्फ अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो अपने लोहे के औजार बना करें, वो आपके जो लोहे के औजार हैं, किसान के चारा काटने की मशीन का वो दराती है, उसके दांत हैं, उसके हल की मूठ है, वो है नीचे, वो क्या लगता है उसको, हाँ, जो भी है उसको तेज करने का काम वो कर रहा है बैठ करके कि मैं तुम्हारी ये मदद कर रहा हूं, तुम अपना जाके अपना काम वो करो। वो पैदा कर रहा है, वो कर रहा है, सब सामूहिक रूप से अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो मजदूर है जिसके पास जमीन नहीं है, वो अपनी मजदूरी दे रहा है, वो अपना शरीर दे रहा है, उसके बदले उसे अनाज भी मिल जाता है। तीज त्योहार पे उसको जो भी उपहार जिस तरह से भी, मतलब वो कोई, मतलब ये नहीं है कि वो उसको दिहाड़ी दे रहा है या उसको भीख दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो सामूहिक जीने का एक तरीका हमने डिजाइन किया जिसमें सबको सम्मान मिल रहा है खूब। उसमें कोई एक गलत परिवार का आदमी, कोई गंदा आदमी, कोई किसी के साथ, गरीब के साथ अगर मतलब अन्यायपूर्ण व्यवहार कर देता है तो वो पूरे के पूरे समाज की लड़ाई बजाने का काम, ये तो राजनीति आने के बाद हुआ, नहीं तो वो होता था तो समाज पूरा बैठ करके चर्चा करता, नहीं ये गलत किया तुमने, नहीं करना चाहिए था। वहां पर क्या होता है कि मनरेगा आता है, और मनरेगा उस वक्त आता है जब किसान को जरूरत है। किसान को जरूरत कब होती है? लगभग 30 से 50 दिन तब जरूरत होती है उसको। 15-20 दिन जरूरत होती है फसल कटने के टाइम पे, और 15-20 दिन जरूरत होती है कभी किसी को जब नई फसल बोनी है उसी के टाइम। ऐसे होता है ना, बीच में गैप होता है, तो 15 और 15 दिन का गैप हम ये मान के चलते हैं, तो वो 45 दिन उसको जरूरत है एक मौसम में, जब रबी की और खरीफ की आ रही है ना। एक बार सर्दियों में, एक बार गर्मियों में, यही रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल डिजाइन है। मनरेगा कब आता है? इन्हीं दिनों में आता है। 100 दिन का रोजगार है ना, तो 50 दिन वो रबी के उस टाइम पे आता है जब पिछली फसल के कटने का टाइम है और अगली फसल के बोने का टाइम है, और उधर भी ऐसे ही आता है। हमारे हरियाणा में एक गांव है मसूदपुर,
डाटा मसूदपुर, जिसने पहली बार लॉकडाउन का विरोध किया था। देखो कमाल की बात, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं। वहां डाटा मसूदपुर में क्या है, मनरेगा आएगा तो चौकीदार पूरे गांव में ढोल बजाता हुआ अनाउंसमेंट करता हुआ घूमेगा, बोलेगा भाई मनरेगा की स्कीम आई है, लेकिन आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अभी फसल बोने का टाइम है या अभी फसल काटने का समय है, तो सभी मजदूरों से ये रिक्वेस्ट है कि पहले जिनको मजदूरों की आवश्यकता है, पहले मजदूर खेत में काम करने जाएगा, और जब सब किसान की जरूरत पूरी हो जाएगी उसके बाद जो मजदूर आदमी है वो मनरेगा में जाएगा। तो वहां क्या है कि पहले किसान की मजदूरी वो जरूरत पूरी होगी और फिर उसके बाद वो मनरेगा में जो बचे हुए लोग हैं वो जाएंगे। तो वहां बचे हुए थे लोग, इकट्ठे थे, तो जिस टाइम पे लॉकडाउन था एसपी के सामने खड़े हो गए, तुम गांव में कैसे घुसे, निकलो यहां से। एसपी हाथ जोड़ते हुए निकला था। जहां मजदूर ने ये सोचा, अरे किसान तो 150 रुपये दिहाड़ी दे रहा था, मनरेगा में तो 250 मिल रही है, यहां तो पूरा दिन वो काम करवा रहा था, वहां तो बिना करे मिल रही है। वहां वो मजदूर भाग गया, जब किसान को जरूरत है तब मजदूर नहीं मिल रहा है, और फिर जब वो मनरेगा खत्म हो जाए फिर मजदूर को जरूरत, अब किसान के पास काम नहीं है। तो मजदूर सोच रहा है कि किसान पहले सोचेगा कि ये हराम की खाने की आदत पड़ गई है उसको, मजदूर को, है कि नहीं, वो उसके बारे में बुरा सोचना चालू करेगा, फिर वो मजदूर उसके बारे में बुरा सोचना, तो कि तुमने बहुत शोषण किया हमारा, 150 रुपए में रगड़ा करते थे, अब सरकार तो 250 दे रही है। ऐसा करके पूरा स्ट्रक्चर हो गया खराब, और वो स्ट्रक्चर खराब होते होते अब 5 किलो अनाज तक आ गया। अब वो मनरेगा वाला मजदूर भी और वो काम देने वाला किसान भी, वो भी ले रहा है। कमाल की बात ये, आपके गांव में 50 बीघा का जमींदार है, मेरे ख्याल से वो भी ले रहा है ना। ऐसा हरामी बना दिया उन्होंने, हरामखोर बना रहे हैं सबको, सब फ्री का खा रहे हैं, सबको हराम का खाने की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि हराम का खाने के बाद जो लेवल है वो डाउन जाता है, आत्मा का भी, दिमाग का भी, सोच का भी। उनको पता है ये बात, इसलिए हराम का दे रहे हैं। तो इस व्यवस्था को अगर उजाड़ना है, खत्म करना है, तो पहले तो हराम का खाना बंद करना पड़ेगा। फिर इन्होंने जो हमको कागज दे रखे हैं, अपने कागज ले जाओ, जमीन हमारी थी हमारी ही रहेगी, बात खत्म। ये कर सकते हैं अपन। सड़क पर चलने के लिए तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है हमको। अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, तुमको बड़ी चिंता है ना हमारी गाड़ी की, चोरी हो जाए तो तुम ढूंढ नहीं लाते हो, लेकिन वैसे तुमको नंबर प्लेट तुम्हारी दी हुई चाहिएगी। हम अपनी नंबर प्लेट उतार के अपना नाम लिख लेंगे नंबर प्लेट का आने वाले टाइम में, पर कम से कम इतने लोग तो हों। खेत में बोने के लिए बीज, घर में दूध के लिए डंगर, और अपनी जरूरत का सामान उगाने के लिए अपने हाथ के बनाया हुआ सामान अगर है। कंपनियों को जिस दिन पैसा जाना बंद हो जाए, पॉलिटिकल पार्टियों को वोट जाना बंद हो जाए, और पुलिस को गांव में एंट्री बैन हो जाए कि हम अपनी व्यवस्था अपने आप देख लेंगे, फिर तो व्यवस्था अपनी बनानी पड़ेगी अपने को। हो गई, एक पैसा बाहर नहीं जाएगा, पैसा बाहर नहीं जाएगा तो धन इकट्ठा होते होते फिर से वो दौर आने की संभावना है जब गरीब से गरीब आदमी की, औरत के हाथ पैरों में भी सोना और चांदी हो, जो मैंने भी देखा है। वो मैंने ना देखा होता तो मैं यकीन ना कर पाता। वो कहते हैं बड़ा गरीब था भला ये देश, तो ऐसा ड्रामा करते हैं हरामी लोग, बोले खाने को अनाज नहीं मिलता था अगर ये हरित क्रांति नहीं आती। अरे यार, ये जो किताब है, किसी को लेनी है किताब रुपया वाली, वो ले उससे बोल के डिग्गी में से। उस किताब में हमने, जब अंग्रेज इस देश के अंदर आए थे, उनके आने से पहले की और उनके होने की, आईपीसी आने की, उसके बाद की, ये है ना, ये वाली जो किताब है, ये रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, अब तो ये अमेजन पे भी मिलने लगी। मैं इस किताब में, मैं आपको दिखाऊं, पूरे आंकड़े दिए, आंकड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि खामखाई हवा में बात उड़ा दी हो और कुछ भी कह दिया हो। आंकड़ों के साथ, दस्तावेज के साथ हमने मेंशन किया हुआ है कि 1860 में हमारी अर्थव्यवस्था क्या कहती है। ये प्रति ग्राम सोने का भाव है, ये तो इससे पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। जीडीपी का जो आंकड़ा है, देख लिया होगा आप लोगों ने, किसने देखा है ना। अब वो जीडीपी का जो आंकड़ा है वो ये रहा,
ये जो आंकड़े हैं, ये हमने एक्सप्लेन किया। इसका पेज नंबर है 126 से जिसको ये वो बोलते हैं ना, ADBC बोलते हैं, जो साल आज 2024 है, तो 2024 साल पहले कभी ना कभी तो साल का नाम एक होगा। जब साल एक है ना, तब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी GDP है इंडिया, भारत। उस वक्त 550 साल बाद भी वही है, 1000 में भी वही है। अंग्रेज जब आते हैं, मुगल जब आते हैं, उस शासन काल का भी जिक्र है इसके अंदर। जब मुगल यहां पर हैं, मतलब आप 14वीं सदी की बात करो, 15वीं की करो, 7वीं की करो, जिस टाइम पर मुगलों का शासन है, तब भी भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी GDP है। तो तुम कब कह दोगे कि यह देश गरीब था? कब की बात कर रहे हो तुम? उनसे पूछना पड़ेगा। अब दस्तावेज है अपने पास, और जो इसके अंदर जो दस्तावेज है, कौन सा कागज कहां से लिया है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना इसके अंदर, कि ये वाला पेपर वहां से लिया है, जाके ढूंढ लो, है, अभी भी पड़ा है। और सारी दुनिया की मानने वाली जो आंकड़ा देने वाली जो संस्थाएं हैं, सबको पता है। तो आज तब की कहां पर थे हम, आज कहां पर हैं, अंग्रेजों के वक्त कहां पर थे, तो अब आपको पता चलेगा कि जिस दौर की वो बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो लूट है वो इन बैंकिंग के जरिए हुई है। जब से बैंक आए हैं, तब से हमारा सत्यानाश आना शुरू हुआ है। जब तक हमारी बैंकिंग अपने गांव में समाज आधारित होती रही है, तब तक कोई लूट नहीं रही, तब तक कोई शोषण नहीं रहा, तब तक कोई गरीबी नहीं रही, कहीं उत्पादन की कोई कमी नहीं रही। ये पूरा दस्तावेजों के साथ है इसके अंदर। तो जिस भी भाई को ये लगता है कि वो इस व्यवस्था को बंद करके और अपनी व्यवस्था बनाना चाह रहा है, वो साथी जनता सरकार मोर्चा की इस मुहिम में जुड़ेंगे। ये मोर्चा कोई संगठन नहीं है। हम यहां सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप लोगों को जानकारी दे दें। आप में से जितने क्रांतिकारी साथी आकर के साथ आकर के ये कहेंगे जी हमें और सीखना है, वो साथ रहें और अगली ट्रेनिंग में हिस्सा लें, अगली में लें, पार्टिसिपेट करें ट्रेनिंग्स में, तो वो समझ आ जाएगा कि गांव को कैसे समझाना है, कहां से आंकड़े लाने हैं, कहां से पद्धति लानी है, कहां से विद्या लानी है, वो सब हो जाएगा। पूरे देश में क्रांतिकारी लोग पहले दिन से लेके आज तक अपना अपना योगदान दे देकर उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि अब गांव वाले अगर चाहते हैं तो अपनी अपनी व्यवस्था चालू हो जाएगी। सब तरह की अपनी जरूरत का सामान अपने गांव में बनाया जा सकता है। बहुत ज्यादा ट्रैवल करने की हमको जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सड़कों की हमको जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गांव उजाड़ने की जरूरत नहीं है, शहरों में पलायन की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल, डीजल, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये सब, इन सब का अब तो देख लिया ना कितना फायदा है, कितना नुकसान है। अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। वरना मेट्रो आ रही है, मेट्रो के बाहर जो है या फिर वॉल्वो की, अभी आपका मध्य प्रदेश में तो सरकारी बस नहीं है ना, सब प्राइवेट हो गया, 100% प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। हमारे हरियाणा में ये सत्यानाश जारी है, वो जल्दी ही पूरा सत्यानाश हो चुका होगा अगर नहीं रुका तो वहां के लोगों ने। इसी तरह अलग अलग जगह पर अलग अलग सत्यानाश के आंकड़े चालू हैं सरकारों के, और वो बता रहे हैं कि हम तुम्हारा विकास कर रहे हैं। असल में हमारा विनाश हो रहा है, क्योंकि हमारा विनाश ही देश के विकास के आंकड़े का योगदान है। सीधी सी बात है। इन सारी चीजों को आप समझोगे इन 3 दिनों में, आपको मालूम पड़ेगा कि असली लड़ाई ये जीतने का जो क्षेत्र है, जो हमारा युद्ध क्षेत्र है, वो हमारा घर ही है। हमको अपने घर में वापस प्रेम वाली स्थिति लेकर आनी है, समाज में वापस वही अपराध मुक्त और प्रेम और समाज के जुड़े हुए की स्थिति लेकर आनी है। पैसा आधारित ना होकर के, ये बैंक नोट आधारित ना होकर के असली धन आधारित हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो। सरकार पे 5 किलो अनाज पे निर्भर होने की बजाय हमारी अर्थव्यवस्था जल, जंगल, जमीन और जानवर हमारे हाथ में हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में से पूंजीवाद का विनाश हो। इस तरह की व्यवस्था की प्रारूप की परिकल्पना करके उसके ऊपर काम करना है। शुरू में ऐसा लगेगा बहुत मुश्किल काम है, पर जैसे ही समझ में आ जाएगा लगेगा तो कुछ भी नहीं है। हाथ से काम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा,
मशीनों से काम करेंगे तो टाइम बचेगा। बचे हुए टाइम में अश्लील वीडियो ही देखेगा हमारा बच्चा, बचे हुए टाइम में इंस्टाग्राम ही चलाएगा, बचे हुए टाइम में सेल्फी